नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। रेलवे ग्रुप डी का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 आया है, इसका सेट नंबर जो है ये आपका हम करने वाले हैं। सेट नंबर जो है ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, इसको हम पतला कर देते हैं। सेट नंबर 11 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने सेट 11 तक नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होता है। देखिए, यहाँ विभवांतर की बात की जाए तो V बराबर कितना है जी, 12 वोल्ट है, और Q कितना है, Q बराबर 2 कूलाम है। तो कार्य क्या होता है, W बराबर QV होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 12 गुना 2 यानी कि 24 जूल। तो 24 जूल क्या है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति क्या हो जाता है, n बराबर होता है 1/t, यानी कि 1/0.02 कहेंगे तो ऊपर नीचे 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना करेंगे तो ये 100/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100/2 यानी कि 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का ऐसे मात्रक जो होता है ये हर्ट्ज होता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ये भी मेरा गड़बड़ा गया, इसको भी यहाँ कर दें और इसको हम थोड़ा इसको ना कर देते हैं ताकि ये हमारा इधर काम करेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु लेंस के सामने किस दूरी पर स्थित होगा। देखिए, अगर कोई भी वस्तु अगर समान दूरी पर, तो यानी कह रहा है कि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि इसका भी कितना हो जाएगा, स्मॉल v बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, वास्तविक एक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो आवर्धन क्या होता है, यहाँ पे आवर्धन आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो आवर्धन यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, -1, और आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर जो होता है v/u। तो m का मान कितना हो गया, -1, v का मान आपने 30 देख लिया, तो u का मान क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस के सामने बनेगा 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा सदैव क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा हमेशा जो होता है ये धनात्मक होता है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv²। ठीक है, तो ये क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि द्रव्यमान जो होता है, मास जो होगा वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, और वेग का जो वर्ग होता है यानी कि ½ mv², ये v अगर माइनस भी होगा तो उसका वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर ये जान लीजिए mgh होता है, और यांत्रिक ऊर्जा बराबर यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये डायरेक्ट कभी कभी ये भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघट में चालन होता है जब। तो विद्युत अपघटन में चालन होता है जब सकारात्मक और नकारात्मक आवेश की गति क्या होती है, मौजूद होती है। जब सकारात्मक और नकारात्मक आवेश की गति मौजूद होती है तो आपका क्या होता है, विद्युत अपघटन में चालन होता है। देखिए, अब विद्युत अपघटन क्या कहलाता है, वैसे घोल या विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या अपने आयन में टूट जाती है वही क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है जो 3 सेंटीमीटर पर ऊंची प्रतिबिंब बनाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। सबसे पहले देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई कह रहे हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो वस्तु की ऊंचाई अगर मान लीजिए H0 कर दें कितना है 2 सेंटीमीटर, H0 को 2 सेंटीमीटर मान लें, H1 को क्या मान लें 3 सेंटीमीटर, H1 को रखा जाता है जो कि 3 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब जो है बनाता है। तो H क्या हो जाएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर। तो आवर्धन क्या होता है M, आवर्धन बराबर M बराबर क्या होता है V/U होता है। क्या होता है V/U, यानी हम कह दें कि H1/H0 बराबर -V/U क्या हो जाएगा -V/U। तो यहाँ से देखेंगे H1 हमारा कितना है -3 और H0 कितना है 2 है। यहाँ क्या हो जाएगा -V बराबर, ये अवतल दर्पण की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है, ये माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 8, तो भी हो जाएगा 8 3 के 24 -24 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण के सामने बनेगा। क्या बनेगा दर्पण के सामने बनेगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। तो कुंचिकल जलप्रपात कौन बनाता है, तो वराही नदी जो है, वराही नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात जो है बनाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल हो गई है जो कि 455 मीटर की है। चलिए अगला प्रश्न है, खेल से संबंधित किस व्यक्ति को पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तो पयोली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, तो पीटी ऊषा को पयोली एक्सप्रेस ट्रैक एंड फील्ड की रानी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो 12-16 जनवरी 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये आपका पुडुचेरी में किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक दो आवेश प्रारंभ में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उन्हें तब तक दूर किया जाता है जब तक कि उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर जो है नहीं हो जाती है। तो उनके बीच के बल अब घटकर हो जाएंगे जिस गुणांक से ये आपको बताना है। बल जो होता है F बराबर अगर देखा जाए तो बल हमसे पूछ रहा है तो F बराबर क्या होता है, F बराबर हो जाता है Q1 Q2/r²। यहाँ अगर हम देखेंगे इसको क्लियर करें तो F बराबर अगर Q1 Q2/r² करें तो यहाँ हम कह सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R 1/r² या इन्वर्सली। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोफिशिएंट देखें, अगर F1/F2 देखें ये क्या हो जाएगा R2² बस यही हमको कर देना है 2 गुना और 6 गुना। F2 कितना है जी, R2 6 गुना है तो 6 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। इसे हम लिख देंगे, अगर हम इसे लिख दें 6/2 का टोटल होल स्क्वायर तो 2 3 6 3 के 9 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं F1 बराबर क्या हो जाएगा 9F2। F1 बराबर क्या हो जाएगा तो कितना गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु पर द्रव पर दाब निर्भर करता है, द्रव पर दाब निर्भर करता है तो द्रव के घनत्व पर, किसी भी बिंदु पर द्रव का जो दाब होता है ये द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विद्युत धारा डैश का प्रवाह है, विद्युत धारा जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह है क्योंकि I बराबर क्या होता है Q/T इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है डैश कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, उसे एक्टिन कहा जाता है। जो मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न के लिए सिकुड़ता है उसे एक्टिन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो उगने वाले पौधों को कवक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए मानव शरीर का, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसत प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए।
तो ये 60 से 100 यानी कि हम कह सकते हैं कि 72 बार प्रति मिनट होता है, लेकिन औसतन देखा जाए तो 60 से 100 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में औसतन 16 से 18 बार सांस लेता है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर देखा जाए, रक्तचाप देखा जाए, तो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया था। तो ये कौन सा देसी प्रेस अधिनियम जो है वर्ष 1818 में ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम लाया गया था, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने लाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो केरल के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो आपके आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए पिंक फोर्स की शुरुआत की है। तो पिंक फोर्स की शुरुआत किसने किया है, तो गोवा राज्य ने किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। यानी कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें कोशिकाएं कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है ये मिट्टी के बिना लेकिन पानी में पौधा उगाना, ये होता है मिट्टी के बिना लेकिन पानी में पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। तो साल्क वैक्सीन की मदद जो होती है ये पोलियो बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लिंगामेट द्वारा जुड़े हुए हैं। लिंगामेट से हड्डी जो होता है, हड्डी से हड्डी जो होता है वो लिंगामेट द्वारा जुड़ा होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस फाइलम के सभी जंतु समुद्री होते हैं। तो किस फाइलम के सभी जंतु समुद्री होते हैं, तो एकाइनोडर्मेटा फाइलम जो होता है, एकाइनोडर्मेटा फाइलम के सभी जंतु जो होते हैं ये समुद्री होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलेगिना होता है, सिलेगिना क्या होता है, तो ये टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइट होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइट संघ के जीव की विशेषताएं की बात की जाए तो इस संघ के पौधों का शरीर जो होता है जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है, और पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्था जो है ये आपका देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और चिराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। तो चिराव जो है ये मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयोग कौन था। तो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयोग की बात की जाए तो ये सुकुमार सेन जो थे ये भारत के पहला क्या नाम है चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अगर बात की जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयुक्त की क्या होती है, नियुक्ति होती है। और भारत का प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो ये वी रामा देवी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कि किस तत्व में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए 2 कोष होते हैं। तो किस में होते हैं 2 कोष। तो 2 कोष की बात की जाए तो नियोन जो होता है, नियोन में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए 2 कोष होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है जिनमें डैश स्थित होती है। तो उसमें क्या होती है, उसमें स्थिर ऊर्जा स्थित होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण जो होते हैं ये डैश होते हैं।
सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण जो होते हैं ये क्या होते हैं, डैश होते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो सजातीय श्रेणी जो के सदस्य होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कणों की व्यवस्था डैश में मामले में सर्वाधिक व्यवस्थित होती है। तो कणों की व्यवस्था जो होती है ठोस के मामले में सर्वाधिक व्यवस्थित होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संक्रमण धातुएं अक्सर डैश के कारण अनुचुंबकीय हो जाती हैं। तो संक्रमण धातुएं जो होती हैं अक्सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 तत्व एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से 282, 282 और 288 है। तो तत्व जेड क्या होगा, तत्व जेड की बात कर रहा है। तो तत्व जेड जो होगा ये आपका अक्रिय गैस होगा, क्योंकि तत्व एक्स 282, वाई 282, जेड क्या है 288 है। तो जेड अक्रिय गैस होगा। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वही अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस में आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन ये सब क्या है, अक्रिय गैस हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अनुसूचित पेमेंट्स बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। तो भारत में वलासिया जो है, वलासिया जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वलासिया जैव विविधता हॉटस्पॉट दक्षिण पूर्वी एशिया में सुंडा और साहुल के बीच स्थित है। और रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको GAV रेड्डी को किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः 76.47%, 61.78% तथा 51.68% है। तो ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं, तो ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं हमसे यही पूछ रहा है। तो ये आंकड़े जो हैं ये गुणित अनुपात का नियम जो है ये दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, जब 2 तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों से में एक सरल गुणित अनुपात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या क्या होगी। तो 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या देखी जाए तो मोल क्या होता है, मोल जब हम निकालते हैं तो दिया गया भार बटा अनुभार, ठीक है। दिया गया भार, अब जल का अनुभार क्या होता है, जल का अनुभार देखा जाए तो H2O यानी कि 16 + 2 18 होता है, यही होता है। तो मोल क्या हो जाएगा, दिया गया अनुभार 1.8 और अनुभार 18 यानी ये कितना हो जाएगा 1/10। तो अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, मोल की संख्या गुना अवगोद्रों की संख्या। तो मोल की संख्या कितना है हमारे पास 1/10 और अवगोद्रों की संख्या होते हैं 6.022 × 10⁻23। अब इसको भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 से, तो 1 10 काट दीजिए तो 22 हो जाएगा। 6.022 × 10⁻22। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिग डेटा के मुख्य घटक क्या हैं। तो बिग डेटा के मुख्य घटक की बात की जाए तो ये आपका मैप रिड्यूस HDFC यौन यानी कि ये कह सकते हैं उपरोक्त सभी जो हैं बिग डेटा के ये हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कम तापमान क्रायोजेनिक पर आधारित तकनीकियाँ जो उपयोग में आती हैं वो क्या होती हैं। तो कम तापमान या क्रायोजेनिक पर आधारित तकनीकियाँ जो होती हैं ये अंतरिक्ष भ्रमण, शल्य चिकित्सा तथा चुंबकीय उत्तोलन में आती हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2012 के
लंदन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो रजत पदक जीतने वाला खिलाड़ी सुशील कुमार था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम था वॉल्यूम टॉयलेट्स। कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है ये आपका गुवाहाटी में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा ने किन तीनों देशों के फुटबॉल महासंघों को निलंबित कर दिया है? तो किन किन देशों को निलंबित किया है जी? तो रूस, पाकिस्तान और चाड को जो है ये आपका निलंबित कर दिया है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।